आज हम अध्याय 22 विराम चिन्ह हिंदी व्याकरण पुस्तक व्याकरण वसुधा पढ़ेंगे। विराम का शाब्दिक अर्थ होता है विश्राम या रुकना। भाषा में बोलते एवं लिखते समय भावों एवं विचारों की अभिव्यक्ति को स्पष्ट एवं बोधगम्य बनाने के लिए विराम चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। भाषा लेखन में आश्रय स्पष्टीकरण में विराम चिन्ह अहम भूमिका निभाते हैं, अतः इन्हें सरल शब्दों में इस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है। इससे हम समझ चुके हैं, ये ऊपर जो लाइनें लिखी हुई हैं कि विराम चिन्ह जो होते हैं ये हिंदी भाषा में बहुत प्रमुख होते हैं। इनके द्वारा हम जो बोलना चाहते हैं, जो अपने विचार दूसरों को समझाना चाहते हैं, वो विचार विराम चिन्हों के द्वारा स्पष्ट तरीके से पहुंच सकते हैं। इसकी परिभाषा इस प्रकार है, भाषा में भावों विचारों एवं अर्थ की स्पष्टता के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है वे विराम चिन्ह कहलाते हैं। उदाहरण, पकड़ो मत छोड़ो, पकड़ो मत छोड़ो, पकड़ो मत छोड़ो। पहले में पकड़ो के बाद अल्प विराम है। नीचे उपयुक्त वाक्यों में एक छोटे से अल्प विराम ने वाक्यों के अर्थ को ही बदल दिया है। पहले वाक्य में पकड़ने को और ना छोड़ने का अर्थ प्रकट होता है, दूसरे में ना पकड़ने और छोड़ देने का विपरीत भाव है, जबकि तीसरा वाक्य बिना विराम चिन्ह के अस्पष्ट अर्थ कर रहा है। ठीक है, पहले में बोलना है पकड़ो मत छोड़ो, मतलब पकड़ लो छोड़ो मत। दूसरे में बोलना है पकड़ो मत छोड़ दो, मतलब पकड़ो, उसको पकड़ो नहीं छोड़ दो। और तीसरा जो वाक्य लिखा है इसमें लिखा है पकड़ो मत छोड़ो, मतलब पूरी तरह से स्पष्ट नहीं हो रहा है कि क्या कहना चाहता है। ठीक है, अब हम देखेंगे हिंदी भाषा में प्रमुख विराम चिन्ह। हिंदी भाषा में मुख्य रूप से प्रमुख 13 विराम चिन्हों का प्रयोग होता है। पूर्ण विराम, अल्प विराम, अर्ध विराम, प्रश्न सूचक, विस्मयादिबोधक, निषेध चिन्ह, निर्देशक चिन्ह, योजक चिन्ह, कोष्टक चिन्ह, उद्धरण चिन्ह, लाघव चिन्ह, विवरण चिन्ह, हंसपद या त्रुटिपूरक चिन्ह और उपविराम चिन्ह। सबसे हम पहले पढ़ते हैं पूर्ण विराम की परिभाषा। पूर्ण विराम का अर्थ है पूरी तरह रुकना, मतलब जिसे आप इंग्लिश में बोलते हैं फुल स्टॉप। पूर्ण विराम का प्रयोग वहां होता है जहां पूरी तरह रुकना हो। प्रश्नवाचक और विस्मयादिबोधक वाक्यों को छोड़कर अन्य सभी वाक्यों के अंत में पूर्ण विराम चिन्ह लगता है। मतलब प्रश्नवाचक में प्रश्नवाचक लगेगा, जब मैं पूछूंगी किसी से या आप लोग पूछेंगे आप कहाँ जा रहे हैं, तो कहाँ आने के कारण वहां पर प्रश्नवाचक लग जाएंगे, तो वहां पूर्ण विराम नहीं लगेगा। इसी तरह से जब हम विस्मयादिबोधक वाक्य में प्रयोग करेंगे तो लास्ट में वहां विस्मयादिबोधक चिन्ह लगता है, इस कारण से वहां पूर्ण विराम नहीं लगता है। ठीक है, अब हम देखेंगे दूसरा अल्प विराम। अल्प विराम अर्थात थोड़ी देर रुकना। कथन के बीच में जहां थोड़ी देर तक रुकना हो वहां अल्प विराम का प्रयोग होता है। जैसे आप बोलते हैं ना कॉमन लगाना, तो वहाँ उसको बोलते हैं हिंदी में अल्प विराम। जब हमें एक साथ कई चीज़ें बतानी हो, जैसे रमा, दीपा, रेणु एवं अनुपमा मेला देखने गए, तो मैंने रमा, दीपा और रेणु के बीच में अल्प विराम का प्रयोग हुआ है यहाँ पर। इसका कारण है, अगर हम एक साथ इनको प्रयोग कर देते तो ये जो हम बोलना चाहते हैं वो हमारा स्पष्ट नहीं होता, इस कारण से यहाँ पर अल्प विराम का प्रयोग हुआ है। तीसरा है हमारा अर्ध विराम। अर्ध विराम होता है ऊपर एक बिंदी, नीचे अल्प विराम, तो इसको बोला है इन्होंने अर्ध विराम। जहां पूर्ण विराम से कम और अल्प विराम से थोड़ा ज्यादा रुकना हो वहां अर्ध विराम का प्रयोग होता है। इसका प्रयोग वाक्य संयुक्त या मिश्रित वाक्यों के उपवाक्यों से अलग करने के लिए किया जाता है। उदाहरण लिखा है, मन लगाकर पढ़ो अल्प विराम, अर्ध विराम, अवश्य पास हो जाओगे के बाद पूर्ण विराम। प्रश्नवाचक चिन्ह, इसका प्रयोग वाक्य के अंत में होता है किंतु प्रश्नवाचक वाक्यों में ही होता है। जब हम किसी से प्रश्न करते हैं बस वहीं पर इसका प्रयोग होता है, कहीं और नहीं होता है। जैसे तुम्हारी नानी कब आएंगी, तो यहाँ पे क्या लगा है, प्रश्नवाचक। अब देखेंगे हम अगला विस्मयादिबोधक चिन्ह। इन चिन्हों का प्रयोग विस्मयादिबोधक अव्ययों के बाद अथवा इसी प्रकार के वाक्यों के अंत में होता है। वाह तुम तो बहुत अच्छा खेले, हाय बेचारे का पांव टूट गया। तो यहाँ हमने उसकी प्रशंसा की है और यहाँ पर खेद प्रकट किया है। दोनों विस्मयादिबोधक चिन्ह है और ये जो दोनों शब्द हैं वाह और हाय, ये अव्यय हैं। अब अगला देखेंगे हम
निर्देशक चिन्ह जिसे हम लोग बोलते हैं, इंग्लिश में आप लोग डैश बोलते हैं, उसको हिंदी में निर्देशक चिन्ह बोलते हैं। इन चिन्ह का प्रयोग आने वाले विवरण की सांकेतिक करने, संवादों से पहले वाक्य के प्रवाह में आगे आने वाली संज्ञा को सांकेतिक करने के लिए किया जाता है। अध्यापक आजकल पढ़ते नहीं हो। अध्यापक ने बोला अपने छात्रों से, आजकल पढ़ते नहीं हो। अब हम देखेंगे योजक चिन्ह। जब छोटी सी रेखा जिसे बोलते हैं ना, जब हम जैसे ऊपर वाले में निर्देशक चिन्ह था तो वो रेखा थोड़ी लंबी होती है, जबकि योजक चिन्ह की रेखा थोड़ी छोटी है। जैसे हम माता पिता बोलेंगे ना, तो जब अपोजिट वर्ड एक साथ आएंगे तो वहां पर इस योजक चिन्ह का प्रयोग होता है। दो शब्दों के बीच छोटी सी रेखा द्वारा जब एक समान या विलोम शब्द वाले के बीच में इस चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसे बोला जल्दी जल्दी, तो जल्दी जल्दी के बीच में भी इसका प्रयोग होगा, माता पिता के बीच में भी इसका प्रयोग होगा, किसी से किसी की समानता कर रहे हैं तब भी इसका प्रयोग होगा। जैसे चांद सा चेहरा, चांद और सा के बीच में इसका प्रयोग होगा। अब हम देखेंगे कोष्टक चिन्ह। इनका प्रयोग वाक्य में कहीं भी हो सकता है। जब कुछ ऐसी सूचना देनी हो या बात करनी हो जो वाक्य का अंग नहीं है, तब इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण, रश्मिता बहुत बाचाल है, अर्थात बहुत बोलने वाली। अब बाचाल शब्द क्या है? एक संज्ञा शब्द है, इसको हम डिटेल में बताना चाहते हैं। अगर कोई ऐसा व्यक्ति भी हमारा वाक्य पढ़ रहा है जो हिंदी की गहराई से नहीं समझता है, तो उसको बचाने के लिए हमने बाचाल का यहाँ पे फुल मीनिंग भी लिखा हुआ है कि रश्मिता बहुत बाचाल है, अर्थात बहुत बोलने वाली है। तो हमने इसको पूरा नहीं लिख के इस कोष्टक के अंदर लिख दिया, मतलब हम अपनी बात बता भी रहे हैं और ये वाक्य में बाधा भी नहीं पहुंचा रही है। अब इसी तरह से देखना है हमें उद्धरण चिन्ह। किसी पुस्तक या किसी व्यक्ति के कथन को ज्यों का त्यों लिखते समय चिन्ह का प्रयोग होता है। इसके अतिरिक्त किसी के उपनाम, लेख आदि के शीर्षक को लिखते समय भी इसका प्रयोग होता है। उदाहरण, नेताजी ने कहा, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ये उद्धरण चिन्ह का प्रयोग हुआ है। ये ऊपर हुए ना दो कॉमा जो एक साथ हुए हैं, ये इनको उद्धरण चिन्ह बोलते हैं। जैसे हमने वो वहां पर वाक्य का प्रयोग किया है, ये किसने कहा है? नेताजी ने। तो यहाँ पर हमने डबल इन्वर्टेड का प्रयोग किया है, जिसे उद्धरण चिन्ह बोलेंगे। नीचे वाले में हमने सिर्फ पुस्तक का नाम लिखा है, गोदान प्रेमचंद की प्रसिद्ध कृति है, तो गोदान में हमने सिंगल इन्वर्टेड का प्रयोग किया है, जिसे हिंदी में बोला जाएगा सिंगल इन्वर्टेड, सॉरी इंग्लिश में बोला जाएगा सिंगल इन्वर्टेड और हिंदी में बोला जाएगा उद्धरण चिन्ह। अब हम देखेंगे लाघव चिन्ह। जब किसी प्रचलित शब्द को पूरा ना लिखकर संक्षिप्त रूप दिया जाता है, तब इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण, पंडित पूरा नहीं लिखा जाता है, पा के ऊपर बिंदी लगाएंगे और उसके ऊपर हम बाजू में लाघव चिन्ह का प्रयोग कर देंगे। इसी तरह से डॉक्टर लिखते समय भी लाघव चिन्ह का प्रयोग होता है। और जितने भी प्रदेश हैं उनका हम पूरा नहीं लिखते। जैसे हम मध्य प्रदेश में रहते हैं तो हम क्या लिखते हैं? माप्रा के बाद माँ के बाद भी हम लाघव चिन्ह का प्रयोग करते हैं और प्रा के बाद भी हम लाघव चिन्ह का प्रयोग करते हैं। विवरण चिन्ह, इस चिन्ह का प्रयोग निर्देश देने के लिए होता है। उदाहरण, निम्नलिखित विषयों पर निबंध लिखिए। मतलब यहाँ पर बताया गया है कि आगे आपको और भी काम दिए जा रहे हैं, बताया जा रहा है कि ऐसा करना है आपको। विज्ञान, वरदान या अभिशाप, सांप्रदायिकता, राष्ट्रीय एकता के लिए भयंकर खतरा। अब देखना है हमें त्रुटिपूरक चिन्ह। वाक्य में गलती से जब कुछ छूट जाता है तब उपयुक्त शब्द ऊपर लिख दिया जाता है, उसे दिखाने के लिए त्रुटिपूरक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण, मैं प्रतिदिन अखबार, फिर यहाँ पर नहीं लिख पाए, भूल गए, तो हमने ये त्रुटिपूरक चिन्ह लगा के ऊपर लिख दिया, पढ़ता हूँ। अब देखना है हमें उपभ्राम। इस चिन्ह का प्रयोग भी निर्देशक चिन्ह की भांति होता है, प्रायः शीर्षकों में इसका प्रयोग अधिक होता है। मदर टेरेसा, फिर उन्होंने लगाया है उपब्राम और फिर बोला है शांति दूत। विज्ञान का चमत्कार, ये भी लगाया है उपब्राम और लिखा है कंप्यूटर। ये लिखा है ना विज्ञान, वरदान या अभिशाप, विज्ञान के बाद भी यहाँ पर उपब्राम ही लगा है ये, ठीक है। अब हम देखेंगे इस पाठ के प्रश्नोत्तर। इस पाठ में लिखा है ब्राह्म चिन्ह किसे कहते हैं, तो ये ऊपर लिखा है ब्राह्म को
करने के लिए निर्धारित किए गए चिन्हों को विराम चिन्ह कहते हैं। दूसरा लिखा है विराम चिन्ह कितने प्रकार के होते हैं, तो आगे मैंने बताया था ना विराम चिन्ह 13 प्रकार के होते हैं, उन 13 के नाम लिखे जाएंगे। फिर लिखा है विराम चिन्ह का प्रयोग वाक्य में कहाँ किया जाता है। विराम चिन्ह का अपना अलग महत्व होता है जो भाषा को स्पष्टता प्रदान करता है। विराम चिन्हों का प्रयोग वाक्य के मध्य में तथा वाक्य के अंत में किया जाता है। ये दोनों लाइनें इस थर्ड वाले क्वेश्चन के अंदर लिखी जाएंगी। ओके, बाय।